वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। खास करके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो हिंदी का 104 वाले कोड का पेपर होता है, यानी कि HND 104 का, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं चर्चा करूंगा, जो कि 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर में हिंदी अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना होता है, ठीक है। तो आज उसी कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाले लगभग 50 से अधिक प्रश्नों को मैं चर्चा करूंगा। 50 प्रश्न इसलिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है चूंकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 50 प्रश्न का ही एक प्रकार से पेपर छपता है, ठीक है। चूंकि 2 पेपर होते हैं उसमें, ठीक है। और 105 वाला जो पेपर होगा उसका भी वीडियो जल्दी आपके समक्ष आ जाएगा। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एडवोकेट के लिए हिंदी शब्द क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एडवोकेट के लिए हिंदी शब्द कौन सा होता है? वकील, अधिवक्ता, अभिवक्ता या फिर मुवक्किल या फिर दलाल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो एडवोकेट के लिए जो हिंदी शब्द होता है वो होता है अभिवक्ता, ठीक है। अभिवक्ता या अधिवक्ता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्योंकि वकील जो है ये दूसरे भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैबिनेट के लिए हिंदी पर्यायवाची कौन सा शब्द है? यानी हिंदी में कैबिनेट के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? कैबिनेट एक अंग्रेजी शब्द है। इस कैबिनेट के लिए एक प्रकार से मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। मंत्रिपरिषद ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ट्रस्टी के लिए हिंदी शब्द क्या है? बताएं। अनुरक्षक, रक्षक, न्यास या न्यासी? तो ट्रस्टी को एक प्रकार से शुद्ध हिंदी में न्यासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब परिभाषिक शब्दावलियां हैं और ऐसे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रीसाइडिंग अफसर को हिंदी में क्या कहेंगे? बताएं। प्रीसाइडिंग अफसर को हिंदी में क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पीठासीन अधिकारी। क्या बोलेंगे? पीठासीन अधिकारी बोलेंगे। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में 100% प्रश्न आने वाला है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न आपका आ चुका है, ईयर हेडक्वार्टर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? वायुसेना, वायुसेना मुख्यालय, सेना मुख्यालय या हवाई अड्डा? ईयर हेडक्वार्टर्स, ईयर हेडक्वार्टर्स को क्या बोलेंगे? ईयर हेडक्वार्टर्स को बोलेंगे वायुसेना का मुख्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर आप सभी लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न, चले। सचेतक को हिंदी में क्या कहेंगे? सॉरी, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सचेतक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सचेतक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हिप, व्हिप, ठीक है। व्हिप का स्पेलिंग क्या होगी? WHIP, इसको बोलते हैं व्हिप। व्हिप का मतलब होता है सचेतक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट अफसर का हिंदी पर्यायवाची शब्द। प्रोजेक्ट अफसर का हिंदी पर्यायवाची शब्द कौन सा है? परियोजना अधिकारी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परियोजना अधिकारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चुनाव अधिकारी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पोलिंग अफसर, प्रिसाइडिंग अफसर, रिटर्निंग अफसर या कमिश्नर? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे? चुनाव अधिकारी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो चुनाव अधिकारी को क्या बोलेंगे भाई? चुनाव अधिकारी को रिटर्निंग अफसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिटर्निंग अफसर बोलते हैं चुनाव अधिकारी को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय प्रबंधक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्षेत्रीय प्रबंधक, बताएं। पोलिंग रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, एरिया मैनेजर या इनमें से कोई नहीं? तो क्षेत्रीय प्रबंधक की अगर बात करें, क्षेत्रीय प्रबंधक को अंग्रेजी में रीजनल मैनेजर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेयर। मेयर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। मेयर लंदन सिटी के, आपने एक गाना सुना होगा राजन जी महाराज का, बहुत अच्छे भजन कलाकार गायक हैं। उसमें बोलते हैं कि मेयर लंदन सिटी के, उसमें गाने में एक भजन में आता है। तो मेयर का मतलब क्या होता है? हिंदी में मेयर को क्या बोलते हैं? हिंदी में मेयर को क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं मेयर को। क्या बोलते हैं? महापौर, ठीक है। शहरों में होते हैं महापौर। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये सब प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। चलें अगला प्रश्न, राजभाषा का सही अर्थ क्या है? बताएं। राजभाषा, राजभाषा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा है हिंदी। कौन सी राजभाषा है भारत की? भारत की राजभाषा है हिंदी। इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होता है सरकारी कार्यालयों में या सरकारी जो ऑफिस हैं
उन जो है गवर्नमेंट ऑफिस में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है, पत्र वगैरह में जो हम जिन भाषा का प्रयोग करते हैं, वही भाषा एक प्रकार से कहलाती है राजभाषा। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ऑफिशियल से ही बना है ऑफिस, मतलब ऑफिस से बना ऑफिशियल, तो ऑफिस में प्रयुक्त होने वाली, कैसे ऑफिस में, जो सरकारी ऑफिस हैं, जो सरकारी एक प्रकार से कार्यालय हैं, उन सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा एक प्रकार से कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में या संविधान के अनुच्छेद 344 के फर्स्ट वाले कॉलम में, अनुच्छेद 344, वैसे तो बता दूं अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 ये भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? भाग 17 के अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें भाषाओं से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 343 से 351 तक। जिसमें 343 में अगर बात की है तो इसमें कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, और जो लिपि होगी राजकीय, वो लिपि जो होगी एक प्रकार से राष्ट्रीय लिपि जो होगी अपनी, ठीक है, वो लिपि कौन सी होगी? वो लिपि होगी जो है देवनागरी। तो देवनागरी लिपि होगी भारत की, और इसके बाद में हिंदी भाषा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी कि राजभाषा होगी। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 344 के फर्स्ट वाले कॉलम से पूछ रहा है कि 344 के फर्स्ट के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? राजभाषा आयोग के गठन की अगर बात की जाए तो इसको किया गया था 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। ध्यान रखिएगा, 7 जून 1955, ध्यान रखिएगा इस बात को। अध्यक्ष कौन थे उस समय? इसके थे अध्यक्ष बीजी खेर, यानी बाल गंगाधर खेर इसके अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात और आपको बताऊं, 2 यूनिट्स के मॉडल पे मतलब वीडियो जो हैं एमसीक्यूज वाले, वो आपके दूसरे चैनल पर, यानी कि शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही दूसरा चैनल है बीए करेकर, यानी कि जो है मेरे दूसरा चैनल है बीए करेकर। तो आप इस चैनल पर एक प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इस चैनल पर आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो आपको मिल जाएगी। यूनिट 3 और 4 इन सभी की वीडियोज, मतलब लगभग आपके 6 वीडियोज और आने बाकी हैं इसके ऑब्जेक्टिव के, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के। तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1955 7 जून, ठीक है। आगे देखेंगे, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो ये गुजरात के राजा थे जयभट्ट, उन्हीं के शिलालेख में मिलता है 7वीं से 8वीं शताब्दी मतलब कि में खास करके देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। जैसे आप देखेंगे लिपि क्या होती है, जैसे ये राम मैंने लिखा, ये राम किस में लिखा है? देवनागरी लिपि में। और यही राम आप एक प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये राम लिखा है रोमन लिपि में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी जो वर्णों के जो उच्चारण का एक प्रकार से, यानी जो ध्वनियाँ होती हैं, उन्हीं ध्वनियों को एक प्रकार से लिखने का जो प्रतीक होता है वही एक प्रकार से लिपि कहलाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है और वैज्ञानिक है? तो भारत, मतलब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लिपियों से बेहतर लिपि है अपनी देवनागरी लिपि। वैज्ञानिक भी है, सर्वश्रेष्ठ भी है, सुंदर भी है, ठीक है, साइंटिफिक भी है। तो देवनागरी लिपि करेक्ट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, भारतेंदु, बाबू हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राधा कृष्ण दास? तो नागरी प्रचारणी सभा की जब आप बात करते हैं तो उसमें नाम किसका आता है? राधा कृष्ण दास जी का। राधा कृष्ण दास जो है ये नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति रहे थे, ठीक है। 16 जुलाई 1893, 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारणी सभा की एक प्रकार से स्थापना करी जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक की अगर बात की है तो मदन मोहन मालवीय जो थे इसके संस्थापक थे, प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। लेकिन संस्थापना में नाम पुरुषोत्तम दास टंडन का इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके ऑप्शन में यह यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम लगाती है। प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे पहले अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। लेकिन अगर आपसे पूछे संस्थापक तो आप क्या लगाओगे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन ये महामंत्री थे प्रथम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार, व्यापार, योग संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्यालयी हिंदी बोलते हैं। अगला प्रश्न, यदि कार्यालय हिंदी की या कार्यालयी हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें तो हम पाते हैं कि कार्यालयी हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन कहा था चतुर्भुज सहाय जी ने। ऑप्शन नंबर बी में दिए चतुर्भुज सहाय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्त, ठीक है। चलें
प्रश्न है प्रशासनिक शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतर है, बताएं। सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सर्कुलर को हिंदी में क्या बोलेंगे, परिवृत्त, परिपत्र, प्रारूप या प्रमाण पत्र, फटाफट से आप बताएंगे। तो प्रशासनिक शब्द है सर्कुलर। इसकी बात करी जाए तो पारिभाषिक शब्द है सर्कुलर। इसको हिंदी में परिपत्र कहा जाता है, क्या बोलते हैं, परिपत्र बोलते हैं सर्कुलर को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है वित्त किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वित्त, वित्त का मतलब होता है फाइनेंस। अंग्रेजी में जो फाइनेंस का मतलब होता है वही हिंदी में वित्त का मतलब होता है, यानी कि वित्त और हिंदी, मतलब वित्त जो है हिंदी का शब्द है, फाइनेंस जो है अंग्रेजी का शब्द है। अगला प्रश्न है संप्रतीकक किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एडिटिंग का, ग्राफिक्स का, सिंबॉलिक का या फिर डेटा का, बताएं। संप्रतीकक की अगर बात की है तो ये ग्राफिक्स का हिंदी रूपांतरण है। ग्राफिक्स का हिंदी मीनिंग होता है संप्रतीकक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया था। न्यूट्रिशन का परिभाषिक शब्द, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। न्यूट्रिशन का परिभाषिक शब्द, बिल्कुल न्यूट्रिशन का, पोषण जो है ये इसका परिभाषिक शब्द होता है। पोषण जो है ये एक प्रकार से न्यूट्रिशन का परिभाषिक शब्द है। न्यूट्रिशन से एक बात याद आ गई कि अगर आपको को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड वीडियो पढ़नी है, को करिकुलर मॉडल पेपर आपको देखने हैं तमाम प्रकार के, तो आप हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, ठीक है, को करिकुलर मास्टर नाम से एक चैनल मैंने बनाया है अभी हाल ही फिलहाल में 5-6 दिन पहले। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैंने चैनल बनाया है आप लोगों की सेवा के लिए, को करिकुलर कोर्स की विधिवत तैयारी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है जिसमें आपके 6 सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर सभी के को करिकुलर की वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगी। अगला प्रश्न है परिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं, यह कथन किसका है, बताएं। ये देखिए 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा और एक होती है व्यंजना, ठीक है। तो अभिधा जो होती है, जो बातें कही जाती हैं वो सीधे सीधे वही हैं, ठीक है। तो अभिधा क्या होती है, अभिधा जो है एक प्रकार से अगर मैं बताऊं तो अभिधा एक शब्द शक्ति है। अभिधा जैसे कि हम आपसे बोल रहे हैं, जो बातें मैं बोल रहा हूं उसका वही अर्थ है, तो वो अभिधा हो गया। व्यंजना और लक्षणा की बात की जाए तो ये एक प्रकार से जो आप बोलोगे उसका मतलब कुछ और होगा, ठीक है, अलग अलग लोग उसका अलग अलग मतलब भी निकालेंगे। तो ये एक प्रकार से पारिभाषिक शब्दों में अभिधात मतलब कि अभिधा वाला एक प्रकार से चलता है। लक्षण और व्यंजना शब्दशक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ में नहीं। यह कथन कहा था डॉक्टर सूरजभान सिंह ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जो शब्द सामान्य एवं परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं। परिभाषिक शब्द, अर्ध परिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्द या सामान्य शब्द, बताएं फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो शब्द सामान्य एवं परिभाषिक रूपों परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे अर्ध परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्ध परिभाषिक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिभाषिक शब्दावली की नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिभाषिक शब्दावली की नहीं है। देखिए परिभाषिक शब्दावली की विशेषता में क्या होता है, अस्पष्ट होती है, उर्वरता भी होती है, अन्यता भी होती है, लेकिन बहुअर्थकता नहीं होती। परिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, बहुअर्थकता नहीं होती, तो इसका यही सही नहीं है इसका अर्थ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है आपका, एब्डिकेशन के लिए हिंदी शब्द कौन सा है। एब्डिकेशन के लिए हिंदी में बोला जाता है शब्द पद त्याग। एब्डिकेशन को क्या बोलते हैं, पद त्याग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एजेंसी का हिंदी रूपांतरण क्या है, बताएं। एजेंसी का हिंदी रूपांतरण बिल्कुल अभिकरण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया अभिकरण, ठीक है। आगे बढ़िए, चलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है मुझे। चले, प्रश्न है सर्वाधिक सरल प्रकाशन किन पत्रिकाओं का माना जाता है। सर्वाधिक सरल प्रकाशन जो है किन पत्रिकाओं का माना जाता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सर्वाधिक सरल प्रकाशन किन पत्रिकाओं का माना जाता है, बताएं। विज्ञान संबंधी पत्रिकाओं का, या फिर आर्थिक पत्रिकाओं का, या फिल्मी पत्रिकाओं का, या बाल पत्रिकाओं का। तो सर्वाधिक सरल जो प्रकाशन है फिल्मी पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, फिल्मी पत्रिकाओं का, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता की भाषा में समाचार को निम्न में से अन्य क्या कहा जाता है। आलेख, संवाद, कथा या सूचना, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे। पत्रकारिता की भाषा में समाचार को निम्न में से अन्य क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं संवाद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवाद। पत्रकारिता की भाषा में समाचार को निम्न में से अन्य क्या कहा जाएगा, संवाद, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, हेडलाइन का क्या अर्थ है।
हेडलाइन का मतलब होता है आमुख यानी शीर्षक, सॉरी, मुख्य पृष्ठ की प्रथम पंक्ति को ही एक प्रकार से हेडलाइन बोलते हैं। ठीक है, मुख्य पृष्ठ की जो प्रथम पंक्ति होती है उसको हेडलाइन बोलते हैं। आमुख जो होता है, शीर्षक जो होता है वो होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, समाचार शीर्षक के नीचे दी जाने वाली जो पंक्तियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? समाचार के शीर्षक के नीचे जो पंक्तियां दी जाती हैं उन पंक्तियों को क्रेडिट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट लाइन बोलते हैं उनको। ये बात आप ध्यान रखिए, उनको क्रेडिट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समाचार वर्गीकरण की क्रिया को कहा जाता है। समाचार वर्गीकरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? समाचार वर्गीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? स्तंभ नियोजन कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्तंभ नियोजन। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुख्य शीर्षक के ऊतक छोटे टाइप में दिया गया शीर्षक होता है। पताका शीर्षक, कपाली शीर्षक या विलोमी स्तूपी या कटी शीर्षक। शीर्षक के कई प्रकार होते हैं, तो ये बताएं कि मुख्य शीर्षक के ऊतक छोटे टाइप में दिया गया शीर्षक होता है, ये होता है कपाली शीर्षक। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, माल मंगाने हेतु अपनी दुकान में आपको कोई सामान मंगवाना है तो आप कौन सा पत्र लिखेंगे? व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र या कार्यालयी पत्र? जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र लिखना होता है तो कार्यालयी पत्र का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत पत्र, जब एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखता है तो व्यक्तिगत पत्र होता है। ठीक है। व्यापारिक पत्र की अगर बात की तो व्यापारिक पत्र एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लिखता है। ठीक है, या बिजनेस के सिलसिले में लिखा गया तो व्यापारिक पत्र आप लिखेंगे, चूंकि आप दुकान का सामान मंगवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सरकारी कार्यालयों में आपसी पत्राचार हेतु कौन से पत्र लिखे जाते हैं? यानी कि मान लेते हैं सरकारी कार्यालय है एक, उसमें कई सारे लोग काम कर रहे हैं। अब उसी कार्यालय में एक दूसरे के मित्र भी लोग हैं, सरकारी जो कामकाज के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, आपस में मित्र हैं। अब ऐसे में सरकारी कार्यालयों में आपसी पत्राचार, आपसी पत्राचार का मतलब क्या होता है कि उसी में से जो आपस में एक दूसरे को पत्र लिख करके दे, अब वो किसी काम से रिलेटेड हो या उनके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हो, उसको बोलेंगे अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, सरकारी पत्र उनको नहीं बोलेंगे। क्लियर। सरकारी पत्र तब बोला जाएगा जब एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को एक प्रकार से क्या भेजा जाएगा? एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को क्या भेजा जाएगा भैया? एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को एक पत्र लिखा जाएगा, तो उस पत्र को बोलेंगे सरकारी पत्र। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है, किसी कार्यालय में आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बताएं। किसी कार्यालय में आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए क्या लिखते हैं? कार्यालय आदेश लिखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संक्षेपण का मूल आधार क्या है? संक्षेपण का मूल आधार क्या है? अनावश्यक वार्ता का, अधूरे तथ्यों का, लोकोक्तियों का या क्लिष्ट शब्दों का? फटाफट से आप बताएंगे। संक्षेपण का मूल आधार है, संक्षेपण का मूल आधार होता है अनावश्यक वार्ता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण को किस प्रकार की कला माना जाता है? संक्षेपण का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? संक्षेपण कोई बड़ी विषय वस्तु होती है, उसी बड़ी विषय वस्तु को हम कम शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसकी मूल भाव को समझ करके उसी मूल भावना को कम शब्दों में लिखने का प्रयास ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण एक तिहाई में एक प्रकार से लिखा जाता है। संक्षेपण मूल अवतरण का एक तिहाई होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, संक्षेपण को किस प्रकार की कला माना जाता है? बताएं। ललित कला, लेखन कला, गागर में सागर भरने की कला या अभिव्यक्ति की कला? तो भाई संक्षेपण को एक प्रकार से गागर में सागर भरने की कला बोलते हैं। जैसे बिहारी लाल जो है वो संक्षेपण के बड़े अच्छे कवि माने जा सकते हैं, उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। इसीलिए पूछा जाता है प्रश्न कि हिंदी साहित्य के कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया? तो वो कौन है? वो हैं एक प्रकार से यही बिहारी लाल। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। बिहारी लाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या कहा? कहत नतट रिजत खिजत मिलत खिलल लज्जियात भरे भुवन में करत है नैन नहीं सौ बात। ऐसे ही उन्होंने और भी तमाम प्रकार के बताया कि सतसैया के दोहरे, उनके बारे में कहा जाता है बिहारी लाल के कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखन माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे बिहारी लाल के बारे में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा लेखन है जो छात्रों के शब्द संयम, भाव संयम और विचार संयम की क्षमता जगाता है? बताएं। पल्लवन, आपठित या संक्षेपण या अनुवाद लेखन? बताएं। वह कौन सा लेखन है जो छात्रों के शब्द संयम, भाव संयम और विचार संयम की क्षमता को जगाता है? वो संक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लाभ संक्षेपण से प्राप्त नहीं हो सकता? भाषा पर अधिकार, समय की बचत, भाव अनुवाद की क्षमता या लेखन सामग्री की बचत? फटाफट से आप बताएंगे।
निम्न में से कौन सा लाभ संक्षेपण से प्राप्त नहीं हो सकता? तो भाव अनुवाद की क्षमता संक्षेपण से आप नहीं प्राप्त कर सकते ये लाभ। बाकी भाषा पर अधिकार आपका अच्छा हो जाएगा, समय की बचत भी होगी और लेखन सामग्री की भी बचत होगी, यानी कि जो है सी ऑप्शन एक प्रकार से संक्षेपण से प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए। संक्षेपण का गुण नहीं है पूर्णतः, संक्षिप्तता, अस्पष्टता, शुद्धता। संक्षेपण के गुण की अगर बात करें, संक्षेपण के गुण में पूर्णता बिल्कुल होती है, वाक्य की पूर्णता होनी चाहिए, वाक्य में शुद्धता होनी चाहिए, संक्षिप्तता बहुत जरूरी होती है संक्षेपण में। ठीक है, क्योंकि संक्षेपण संक्षिप्त शब्द से ही बना हुआ है। अस्पष्टता नहीं होती इसमें, अस्पष्टता संक्षेपण का एक गुण होता है, अस्पष्टता नहीं होती है। आ माने होता है नहीं, और आ प्लस अस्पष्ट मिलकर के बना है अस्पष्ट। ठीक है, आ माने कि स्पष्ट नहीं है ये, तो संक्षेपण स्पष्ट होता है भैया, अस्पष्ट नहीं होता। तो ये यही होगा। ये प्रश्न कई बार कई विश्वविद्यालय में पूछा गया है। अगला प्रश्न, अच्छा संक्षेपण करता है, बताएं। अच्छा संक्षेपण करता है, अच्छा संक्षेपण करता है कार्य कुशलता में वृद्धि, कार्य में उलझाव, कार्य में भटकाव या कार्य के प्रति अज्ञानता। बताएं। अच्छा संक्षेपण जो होता है ये कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, संक्षेपण की प्रक्रिया पूरी करने में कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो संक्षेपण की प्रक्रिया को पूरी करने में लगभग 10 बातों का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण का शीर्षक निर्धारित करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बताएं। संक्षेपण का शीर्षक निर्धारित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूल भाव पर प्रभाव डालता हो संक्षेपण। ठीक है, जो मूल कथ्य है, मूल जानकारी है, उस पर एक प्रकार से क्या डालता हो? प्रकाश डालता हो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, जो पत्र सचिवालय के विभिन्न विभागों में परस्पर सहयोगार्थ लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? बताएं। जो पत्र सचिवालय में, जो पत्र सचिवालय में क्या होते हैं? जो पत्र सचिवालय के विभिन्न विभागों में परस्पर सहयोगार्थ के लिए लिखे जाते हैं, वे पत्र क्या कहलाते हैं? उन पत्रों को क्या कहते हैं भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। अशासकीय पत्र, शासकीय पत्र, या फिर अर्ध सरकारी पत्र, या व्यवहारिक पत्र? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो जो पत्र सचिवालय के विभिन्न विभागों में परस्पर सहयोगार्थ के लिए लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं अशासकीय पत्र। ठीक है, अशासकीय पत्र, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वह सरकारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण विविध विषय के संबंध में सरकार का संकल्प व्यक्ति होता है वह कौन सा पत्र कहलाता है? तो वह सरकारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण विषय के संबंध में सरकार का संकल्प व्यक्ति होता है वह कौन सा पत्र कहलाता है? वो संकल्प पत्र कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब जनहित में कोई समाचार या संवाद प्रसारित करना आवश्यक हो उठता है तो उसको किस माध्यम से प्रसारित किया जाता है? बताएं। सूचना, विज्ञप्ति, निवेदन या अधिसूचना? तो जब जनहित में कोई समाचार या संवाद प्रसारित करना आवश्यक हो उठता है तो उसको एक प्रकार से अधिसूचना के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। अधिसूचना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, जिस पत्र के माध्यम से कार्यालय के अधिकारियों या कर्मचारियों को कोई वांछित सूचना दी जाती है उस पत्र को क्या कहते हैं? जिस पत्र के माध्यम से कार्यालय के अधिकारियों या कर्मचारियों को कोई वांछित सूचना या जो वो चाह रहे होते हैं ऐसी सूचना दी जाती है उसको कार्यालय आदेश बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप किसी अच्छा, अनुस्मारक क्या है? इसमें एक शब्द है अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब होता है जैसे कि एक बार आपने पत्र लिखा किसी सरकारी कार्यालय को या किसी भी कार्यालय को, अब वो एक प्रकार से चूंकि बहुत ज़्यादा काम था सर कार्यालय के पास और वो नीचे दब गया आपका, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो उसके 10-15 दिन के बाद में आप फिर से एक बार उस पत्र के स्मारक में यानी उस पत्र को याद दिलवाने के लिए आप दोबारा पत्र लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, कि भाई एक समय पहले मैंने फला तारीख को इतना ये पत्र लिखा था, इस संबंध में था, और आप इस पत्र पर पुनः एक प्रकार से दृष्टि डालें, तो उसको बोलते हैं अनुस्मारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताएं, आप किसी नौकरी हेतु पत्र लिख रहे हैं तो आपको किस नाम से पुकारा जाता है? प्रार्थना पत्र, निवेदन, या आवेदन पत्र, मतलब उसको क्या बोलते हैं? अगर आप कोई सरकारी नौकरी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप उस पत्र को क्या बोलेंगे? तो उस पत्र को आवेदन पत्र बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आज के समय में पत्राचार का सुगम माध्यम क्या है? पत्राचार का सुगम माध्यम क्या है? कोरियर के द्वारा एक प्रकार से भेजा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इनमें से। अगला प्रश्न है, आज समाचार या पत्र को सबसे अधिक प्रभावित कौन कर रहा है? आजकल पत्राचार को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है कौन सा?
इंटरनेट, मोबाइल या फोन या कोरियर सर्विस। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्राचार को। अच्छा ये बताएं, समाचार संप्रेषण का द्रुतगामी प्राचीन साधन, द्रुतगामी प्राचीन साधन वो हो गया फोन, ठीक है। हालांकि आजकल ईमेल के माध्यम से भी एक प्रकार से पत्राचार होने लगे हैं और सारे पत्राचार ईमेल के माध्यम से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है। प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है, बताएं क्या नहीं है प्रतिवेदन का प्रकार? व्यक्तिगत प्रतिवेदन, या संगठनात्मक प्रतिवेदन, या फिर विवरणात्मक प्रतिवेदन, या नकारात्मक प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है फीडबैक। प्रतिवेदन का प्रकार क्या नहीं है? नकारात्मक प्रतिवेदन कोई प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है। बाकी व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन होते हैं। आगे देखेंगे, संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति है। संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति क्या है इनमें से? वाचन, आकार निर्धारण, सुसंबद्धता, या फिर ये सभी। तो संक्षेपण प्रक्रिया की जो पद्धति है वो वाचन, आकार निर्धारण और सुसंबद्धता ये सब होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। आगे देखिए, ये प्रश्न आ सकता है, शासनादेश भेजा जाता है। शासनादेश भेजा जाता है, बताएं। सरकार के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को शासन का आदेश भेजा जाता है। जो सरकार के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनको शासनादेश भेजा जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, प्रारूपण की विशेषता नहीं है इनमें से। ये प्रश्न भी पूछा गया था। प्रारूपण की विशेषता क्या क्या होती है? देखिए, तथ्यपरकता बहुत जरूरी है, निश्चितता बहुत जरूरी प्रारूपण में, और पूर्णता तो बहुत जरूरी। प्रारूपण का मतलब होता है एक ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब समझ रहे हैं आप? ड्राफ्ट मतलब कि एक सांचा, पहले से कोई पत्र लिखना है तो उसको पहले से तैयार कर लेना, एक कच्चा चिट्ठा उसका पत्र का, कि पत्र हमको ऐसे से लिखना है, ये लिखना है उसमें, ठीक है। तो होता है आपका प्रारूप। तो प्रारूपण जो होता है इसकी विशेषता क्या नहीं है? ये इसमें विस्तृतता बिल्कुल भी इसकी विशेषता नहीं, विस्तृतता यानी कि एक बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखा जाता, तो ये विशेषता नहीं। बाकी पूर्णता, तथ्यपरकता, निश्चितता ये प्रारूपण की विशेषता में शामिल है। आगे देखेंगे, प्रारूपण पत्र का अंतिम मसौदा होता है, संशोधन रूप होता है, या फिर प्रारंभिक रूप होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारूपण जो पत्र का होता है क्या होता है? प्रारूपण पत्र का प्रारंभिक रूप होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिप्पण की श्रृंखला। टिप्पण की श्रृंखला में प्रथम स्थान पर क्या है? अधिकारी, सचिव, मंत्री या सहायक? टिप्पण में मतलब टिप्पणी की या टिप्पण की श्रृंखला में प्रथम स्थान पर कौन है? तो सहायक होते प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सा ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, टिप्पणी में विस्तृत होना चाहिए, स्वतः पूर्णता होनी चाहिए, व्यक्तिकता होनी चाहिए, या भावुकता होनी चाहिए? टिप्पणी में क्या होना चाहिए भैया? स्वतः पूर्णता बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, पिछली बार प्रश्न परीक्षा में आया था, याद कर लीजिएगा। संक्षेपण का क्या अर्थ है? कई बार प्रश्न परीक्षा में आया। संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? अनिवार्य तथ्यों का चयन करना, बिल्कुल अनिवार्य तथ्यों का चयन, ये संक्षेपण का अर्थ होता है। संक्षेपण, ठीक है। बड़ी विषय वस्तु को, ब्रॉड विषय वस्तु को छोटा करके लिखना। विस्तारण या एक प्रकार से भाव पल्लवन क्या होता है? कोई बड़ी विषय वस्तु उसको छोटा लिखना, मतलब उसको कोई छोटी वस्तु है उसको बड़ा लिखना, सूक्तियों की व्याख्या करना, ठीक है, या और चीजों की व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संक्षेपण का अनिवार्य तत्व है। संक्षेपण का अनिवार्य तत्व क्या है भैया? संक्षेपण का अनिवार्य तत्व कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो संक्षेपण का जो अनिवार्य तत्व है वो है क्रमबद्धता, ठीक है। क्या है? क्रमबद्धता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी और प्रश्नों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये अगला प्रश्न आ चुका है, विस्तारण में किस पुरुष का प्रयोग होना चाहिए? बताएं, विस्तारण में किस पुरुष का प्रयोग होना चाहिए? इसमें अन्य पुरुष शैली में एक प्रकार से विस्तारण लिखा जाता है। विस्तारण का मतलब होता है भाव पल्लवन। भाव पल्लवन का मतलब होता है कि कोई छोटी विषय वस्तु है या कोई छोटा एक प्रकार से लाइन है, 2 लाइन की एक प्रकार से कोई सूक्ति है वो लिखी हुई है, ठीक है। उसको एक प्रकार से आपको क्या करना है? विस्तार से लिखना है। कोई एक प्रकार से कहावत है, कोई मुहावरा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, कोई लोकोक्ति है, तो उन सभी का आप क्या करेंगे? मतलब उन सभी का एक प्रकार से क्या बोले, वैसे मुहावरों का एक प्रकार से पल्लवन नहीं किया जाता है। कहावत का, व्याख्यान का, सूक्ति का होता है। कोई छोटी विषय वस्तु लिखी है, कोई छोटी कहावत है, उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके समझाना, वो विस्तारण कहलाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पल्लवन का अर्थ होता है क्या? पल्लवन उत्पन्न करना अर्थात विषय का विस्तार करना, यह कथन किसका है? पल्लवन का मतलब होता है विषय का विस्तार करना। किसने कहा था? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने कथन कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कुशल विस्तारण में इनमें से कौन सा गुण आवश्यक है? कुशल विस्तारण में इनमें से कौन सा गुण आवश्यक है? तटस्थता बहुत जरूरी होता है कुशल विस्तारण में लिखने में। तटस्थता अगर नहीं होगी तो आप बह जाओगे, ठीक है, उसी में लिखते लिखते। इसलिए बहुत जरूरी है तटस्थ होना, किसी के प्रति झुकाव नहीं, जो वास्तविक चीजें हैं उन्हीं पर फोकस करना।
अगला प्रश्न है पल्लवन हेतु उपयुक्त शैली कौन सी है? समान शैली, व्यास शैली, समीक्षात्मक शैली या सूक्ति शैली? तो पल्लवन के लिए एक प्रकार से जो उपयुक्त शैली मानी जाती है वो व्यास शैली मानी जाती है। पल्लवन व्यास शैली उपयुक्त है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसको रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है किसका पल्लवन नहीं हो सकता इनमें से? कहावत का, मुहावरों का, सूक्तियों का या व्याख्यान का? बताएं। तो पल्लवन किसका नहीं हो सकता है? मुहावरों का पल्लवन नहीं हो सकता है, बाकी कहावत, व्याख्यान और सूक्तियों का पल्लवन किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है इनमें से क्या पल्लवन लेखन में प्रयोग नहीं किया जाता? इनमें से क्या पल्लवन लेखन में प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है पल्लवन लेखन में, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, कहावतों का भी प्रयोग करते हैं, टीका टिप्पणियों का प्रयोग कम करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पल्लवन के बाद क्या स्थिति होती है? वाक्य को समझने की सुविधा, वाक्य को समझने की सुगमता, वाक्य की भ्रामात्मक मतलब कि भ्रामात्मक स्थिति या वाक्य की क्लिष्टता? तो पल्लवन के बाद क्या स्थिति होती है? वाक्य को समझने की सुगमता, वाक्य को अच्छे तरीके से आप सरल तरीके से जान पाते हैं, वाक्य को चूंकि एक प्रकार से खूब सरल भाषा में अच्छे तरीके से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है, ठीक है, यानी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत की केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है और वो है हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई नहीं है। हिंदी को बनाने के पक्ष में लोग हैं, लेकिन अभी एक प्रकार से वो एक प्रकार से बना नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पल्लवन प्रक्रिया को किस अन्य नाम से जानते हैं? पल्लवन प्रक्रिया को ही विशदीकरण या फिर भाव विस्तारण के नाम से भी जानते हैं, बात ध्यान रखेंगे। यानी इसका सी ऑप्शन लगा देंगे, आ और बा दोनों, यानी कि सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बस ये लास्ट प्रश्न था आपका। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, लगभग 50 से अधिक प्रश्नों को आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। तो हिंदी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैंने बताया, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कोई भी परीक्षा किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ना है तो आपको कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होता है, उसके बारे में बात करूँ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो है उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, तो उसको लेकर के मैं एक मॉडल पेपर जल्द ही बना दूंगा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, पर्टिकुलर हिंदी को लेकर के, क्योंकि उसका हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो उसके लिए मैं व्यवस्था कर दूंगा, क्लियर। और बाकी सभी विश्वविद्यालयों में जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चाहे आप जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात कर लें, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की बात कर लें, या राम मनोहर लोहिया की बात करें, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की बात करें, ठीक है, किसी भी विश्वविद्यालय में आप देखेंगे तो वही सिलेबस है, लेकिन किसी में ऑब्जेक्टिव पूछा था, किसी में लिखित। तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।